हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जो कि है टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ। हमें दे रखा है टू पैरेलल वायर्स है जिन पे करंट फ्लो हो रहा है सेम ही डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो हमें बताना है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों कर रही है। पहला ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से। बी है म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन देम। सी है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। डी है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। अब हमने पढ़ा है कभी भी वायर्स के अंदर करंट होगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा। और हमने मैग्नेटिक इफेक्ट वाले ही चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। Two long conductors separated by a distance d carry current I1 and I2 in the same direction. They exert a force F on each other. Now the current in one of them is increased to 2 times and its direction is reversed. The distance is also increased to 3d. The new value of force between them is। देखिए क्या हो रहा है, दो कंडक्टर्स दिए हैं जिनकी जो कि क्या है डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, एक पे I1 करंट फ्लो होता है, दूसरे पे I2 करंट फ्लो होता है और करंट की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे जिसकी वैल्यू F है। ठीक है, आगे दे रखा है अगर किसी एक वायर के करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें और उसको 2 गुना कर दें पहले से, ठीक है, ट्वाइस कर दें, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अब 3d कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया। ठीक है, तो जो नया फोर्स लगेगा उनके बीच में, उस फोर्स की क्या वैल्यू होगी। तो इसका आंसर पहली बात तो डी होगा ऑप्शन के। कभी भी दो वायर्स अगर होती हैं उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों वायर्स के बीच की डिस्टेंस के। ठीक है, ये दे रखा है रिलेशन आपको। अब क्या देखना है, पहले क्या करा गया, एक वायर के करंट को 2I1 कर दिया। ठीक है, तो हमने I के जगह पे 2I1 रख दिया, फिर जो डिस्टेंस थी उसको 3D कर दिया, तो D के जगह पे 3D रख दिया। यहाँ से जो नया फोर्स आया F डैश, वो कितना हो गया 2I1I2/3D। ठीक है, I1I2/D तो ऑलरेडी F था, तो I1I2/D की जगह पे F रख दिया, हमारा क्या आ गया, F डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2/3F। ठीक है, अब जैसे कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी है तो फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज होगा, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अ करंट कैरिंग स्क्वायर लूप इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड acting in the plane of the loop. If the force on one arm of the loop is F, then the net force on the remaining 3 arm of the loop is। देखिए एक क्या है, करंट कैरिंग लूप है जो कि स्क्वायर शेप का है। ठीक है, उसको हमने लटकाया हुआ है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, फोर्स लगता है उसकी एक आर्म पे। ठीक है, एक जो साइड होगी उस पे F फोर्स लगता है, तो हमें बताना है जो बाकी रिमेनिंग 3 साइड है उन पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखिए कभी भी अगर कोई चीज़ क्या है सस्पेंडेड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स हमेशा उसका 0 होगा, उस पर फोर्स की जगह पे टॉर्क लगता है। ठीक है, तो फोर्स यहाँ पर 0 होना चाहिए। अब एक आर्म का फोर्स जब F दे रखा है तो बाकी बची हुई आर्म्स का फोर्स क्या होगा कि नेट फोर्स 0 हो जाए, बाकी बची 3 आर्म्स का फोर्स -F होना चाहिए ना, तभी तो उनका नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, समझ आया, इसलिए बाकी बची 3 आर्म्स का फोर्स क्या हो जाएगा, -F, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। A rectangular loop of side 10 cm and 5 cm carrying a current I of 12 ampere is placed in different orientations as shown in the figure.
अब हमें क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर शेप का लूप है जिसकी एक साइड यानी कि लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इस पे करंट फ्लो होता है 12 एम्पेयर का। ठीक है, अब क्या दे रखा है, 4 हमें फिगर दे रखे हैं जो उसके डिफरेंट ओरिएंटेशन को शो करते हैं। यानी पहले फिगर में इस तरीके से रखा है रेक्टेंगुलर लूप, फिर इस तरीके से, ऐसे ही 4 पोजीशंस दे रखी है। ठीक है, हमें बताना है कौन सी पोजीशन के लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पहले केस में स्टेबल बताना है किस वाले में होगा, सेकंड में बताना है अनस्टेबल किस पे होगा। ठीक है, पहला क्या दे रखा है, हमें मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है 0.3 टेस्ला जो कि जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमें बताना है कौन से वाले ओरिएंटेशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कौन से में अनस्टेबल होगा। ठीक है, अब देखिए ये है हमारे 4 ऑप्शन। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कभी भी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसके और जो लूप है उसका जो परपेंडिकुलर होता है सरफेस से, उन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, अब इसलिए जो हमारा लूप है वो और मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ पे परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है, ये लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी है, इन दोनों में से कोई एक स्टेबल वाली कंडीशन हो सकती है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में इस लूप के अगर सरफेस से मैं कोई परपेंडिकुलर लूँ, ठीक है, इस तरीके से परपेंडिकुलर लूँ, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों पैरेलल होंगे, और इन्हीं दोनों के बीच में हम एंगल देखते हैं थीटा। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा इसके सरफेस से, लूप के सरफेस से, उसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए हो क्या रहा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स ट्राइडेंट थंब रूल से हमें पता है करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है इस तरीके से, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को होना चाहिए। ठीक है, तो वही हो रहा है इस केस में। तो ये केस क्या हो गया, स्टेबल कंडीशन का। ठीक है, सेकंड वाला हो गया स्टेबल कंडीशन। अब देख लेते हैं अनस्टेबल के लिए। ये वाला ऑप्शन था जहाँ पे फिर से 0 डिग्री बन रहा था। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ को करंट जा रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ को करंट जाएगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड नीचे को होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऊपर को मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है और इस वाले का जो हमारा यूनिट परपेंडिकुलर आएगा वो नीचे को आएगा, तो 180 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, तो ये अनस्टेबल कंडीशन हो गई। तो स्टेबल वाली सेकेंड हो गई, अनस्टेबल वाली फोर्थ हो गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड फोर्थ। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फुल स्केल डिफ्लेक्शन current of a galvanometer of resistance 1 ohm is 5 milliampere. ठीक है, what is the value of resistance R which is connected in series to convert it into a voltmeter of range 5 volt? ठीक है, क्या दे रखा है, एक हमें करंट, एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। ठीक है, यानी कि कैपिटल जी की वैल्यू दे रखी है 1 ओम। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अब इस पे फ्लो होने वाला करंट कितना है, 5 मिली एम्पेयर, यानी आई जी दे रखा है 5 मिली एम्पेयर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। आर हमें कैलकुलेट करना है जिसके थ्रू हम अगर गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस आर लगाए तो ये पूरा जो सिस्टम है ये एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और वोल्ट मीटर का वोल्टेज दे रखा है 5 वोल्ट। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब देखिए इस केस में जो रिलेशन होता है वो होता है R = V/IG माइनस कैपिटल जी। ठीक है, R हमें कैलकुलेट करना है, V की वैल्यू मैंने आपको पहले ही लिखा दी है कि 5 वोल्ट दे रखा है, और IG कितना दिया था, 5 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, तो माइक्रो को अगर मैं स्टैंडर्ड एम्पेयर में कन्वर्ट करूँ तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी आ गई। माइनस में जी की वैल्यू 1 ओम दे रखी थी तो 1 रख दी। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाके 10⁻³ बन जाएगा। 10⁻³ यानी 1000। 1000 माइनस 1 होता है 999 ओम। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।